नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। रायबरेली, अमेठी और वाराणसी सीट को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आखिर जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। यानी कि एकदम क्लियर बात है कि जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही होगी। लेकिन दूसरी तरफ अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को लगातार यह दावा करना पड़ रहा है कि चुनाव तो हम ही जीतेंगे। यानी कि वो खुद इस बात को लेकर श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि आखिर रायबरेली और अमेठी पर जीत उनकी होगी या फिर उनका प्रतिद्वंदी उनको टक्कर दे सकता है, उन्हें मात भी दे सकता है। अब थोड़ा सा इस पूरी कहानी को समझते हैं। अब एक तरफ क्योंकि अगला जो पड़ाव है यानी कि 5वां चरण, उसमें अमेठी और रायबरेली में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, अमेठी और रायबरेली अगले चरण के चुनाव का केंद्र बन गया। चुनावी पंडित वाराणसी और अमेठी के मुकाबले को भले ही बीजेपी के पक्ष में बता रहे हो, लेकिन रायबरेली में कांटे की टक्कर होती नजर आती है। इस बीच बयानबाजी का दौर भी अपनी चरम पर है। क्या है जमीनी हकीकत, इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। इस बार के चरण में सबकी निगाहें होंगी वाराणसी, अमेठी और रायबरेली पर। ये तीनों ही सीट वीवीआईपी सीट बन चुकी हैं। हो भी क्यों नहीं, वाराणसी से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं, तो अमेठी से इस बार भी स्मृति ईरानी अपनी जीत के समीकरण बैठाने में जुटी है। असली खेल रायबरेली में चल रहा है, जहां पर वायनाड से चुनाव लड़कर आए राहुल गांधी दूसरी टिकट लेकर ताल ठोक रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने वाराणसी में नामांकन भरा, जिसका सीन आप सब कुछ देख चुके हैं। भव्य रोड शो था, जमकर नारेबाजी हुई, मतलब वाराणसी में बीजेपी की जीत तय है। ऐसा अनुमान भी नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि उनकी जीत तो तय है, ये तो बस फॉर्मेलिटी है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी से मुकाबला कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब कांग्रेस ने क्यों एक बार फिर से अजय राय पर दांव खेला है, ये तो वही जाने। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारा सियासी खेल पहले ही समझ चुके हैं, क्योंकि मोदी के आगे किसी की नहीं चलती। जहां तस्वीर वाराणसी की साफ साफ नजर आती है, जहां जनता के साथ साथ बीजेपी एनडीए का जोश भी हाई है, तो रायबरेली, अमेठी में कांग्रेस की हवा हाई फाई हो रही है। उन्हें अपने ही दोनों सीटों पर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता। ये जंग जबरदस्त नहीं, बल्कि कड़ी टक्कर वाली है। एक तरफ जहां स्मृति ईरानी अमेठी का किला बचाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाई राहुल गांधी को जीत दिलाने की जद्दोजहद में प्रियंका गांधी लगी हैं। और इन दोनों के मुकाबले लगातार मोर्चे बदल रहे हैं। महज 5 दिन बचे हैं। अमेठी रायबरेली के चुनाव में सवाल धर्म का बन गया है। कांग्रेस ने कह दिया कि अगर राम भक्त एक भी वोट डालेगा कांग्रेस के पक्ष में, तो वो मंदिर के निर्माण का निर्णय बदल देंगे। अब इतना अहंकार तो अशोक रावण में भी नहीं था। राम जी के मंदिर के निर्माण को पलट दे, ऐसी ताकत किसी में नहीं। मैंने कहा भाई अशोक तो सलोन में है, मैं गौरीगंज में हूँ। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी का हनुमान जी का मंदिर है। दम है कांग्रेस में तो पताका हाथ लगाकर दिखा दे। ईंट से ईंट ना बजा दी तो हम भी अमेठी वाले हैं। पिलाया नहीं पिलाया, कोई नहीं पिलाया, नहीं ऐसे ही पानी कोई पूछवा नहीं, पानी कहाँ मिली, कुछ भी नहीं। ना ये आपकी जागरूकता थी कि बार बार आपने मेरे पिताजी, मेरी माताजी को जिताया। कोई बुजुर्ग है तो उनको याद होगा, मैं खुद बुजुर्ग हो गई हूँ। बहुत चर्चाएं हुई कि इस बार अमेठी से प्रियंका गांधी उतरेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी तो खुद रायबरेली से उतरे, तो वहीं अमेठी के लिए कांग्रेस से केएल राहुल को उतारा गया। लेकिन दोनों ही सीटों पर प्रियंका गांधी चुनावी प्रचार जोर शोर से कर रही हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इधर उधर डुलते हुए नजर आता है। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कांग्रेस वालों छेड़ोगे तो छोड़ने की फितरत हम भी नहीं रखते। इसलिए विशेष राम भक्तों से कहने आई हूँ
लंका बनी थी सोने की। कांग्रेस ने भी देश का बहुत सोना लूटा है। लंका बनी थी सोने की, राम जी से पहले राम भक्त पहुंचे थे लंका, जिनका नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था? और हनुमान जी ने क्या किया था? तो जो नौजवान हैं उनको ये बात मालूम नहीं है कि यहाँ ऊसर सुधार की कितनी बड़ी योजना मेरे पिताजी लाए थे। अगर आपके यहाँ आते थे तो बगैर घबराए आप बोल देते थे कि देखिए मेरे बिजली का खंभा आपने लगवा लिया है, इसमें तार नहीं लगा है, इस बार वोट नहीं देंगे। रायबरेली हो या अमेठी, दोनों ही जगह पर पॉपुलैरिटी का मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर प्रियंका गांधी भले ही चुनावी मैदान में न हो, लेकिन कांग्रेस की कमान उनके ही हाथ में है। तो देखना ये होगा कि इस बार रायबरेली और अमेठी की चुनावी जंग में प्रियंका गांधी की मेहनत क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ अवधेश पांडे जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और डॉक्टर अविनाश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। अवधेश जी, जो अभी हम देख रहे थे और जो बाइट आपको सुनाई, तो एक तरफ स्मृति ईरानी थी और एक तरफ प्रियंका गांधी। स्मृति ईरानी लगातार या तो राम की बात कर रही थी या हनुमान की बात कर रही थी, और जो टोन था वो थोड़ा सा हाई था, और प्रियंका गांधी विकास की बात कर रही थी। अवधेश जी, साथ होती है उसका आत्मबल ऊंचा होता है। जनता मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, स्मृति ईरानी जी के साथ है। और हर एक कार्यकर्ता सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और राष्ट्रीय स्वाभिमान का जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, इसको लेकर के चुनावी कैंपेन में जा रहा है। जनता का अभूतपूर्व समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इसलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम अमेठी भी जीतेंगे और रायबरेली भी जीतेंगे। अमेठी पिछली बार भी हम जीते थे, और रायबरेली में जिस तरह से 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, इस बार राहुल गांधी जी भी चुनाव हारेंगे। वायनाड में चुनाव की हार के डर से वो रायबरेली के अंदर आए हैं, लेकिन रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह जी उनसे चुनाव लड़ रहे हैं और भारी अंतर से वो कांग्रेस को हराएंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस की जमीन पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में खिसक चुकी है, और इसलिए छोटे छोटे राजनीतिक दलों के पिछलग्गू बन करके वो चल रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, और वो समाजवादी पार्टी के पिछलग्गू बने हुए हैं, और समाजवादी पार्टी का जो 10 सालों का शासन था, उन्होंने जो 10 सालों में पाप किए, तो पाप सब राहुल गांधी जी के भी सिर पर चढ़ गए हैं, और इसीलिए उनकी हार सुनिश्चित है। जरा याद कीजिए, जब समाजवादी पार्टी का शासन था तो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अराजकता की, जंगल राज था, कर्फ्यू लगते थे, दंगे होते थे, आतंकवादियों के मुकदमे सरेआम वापस होते थे, कचहरियों में बम विस्फोट होते थे, और यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों की हत्याएं होती थी, पुलिस अधिकारियों की हत्याएं होती थी। इस प्रकार का जो उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का जंगल राज था, उससे जनता ऊब चुकी, और इसीलिए उसने 2014 में देश में मोदी जी की और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनाई। तो कांग्रेस की सरकार का जो घोटाले का समय था और समाजवादी पार्टी की सरकार का जो अपराध का समय था, ये करप्शन और क्राइम का जो गठजोड़ हुआ है दो लड़कों का उत्तर प्रदेश में, जनता उसको उखाड़ फेंक देगी। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीतेगी, ठीक है अवधेश जी, और रायबरेली भी जीतेगी। ठीक है स्वामीनाथ जी, अगर वाराणसी सीट की बात करते हैं और जिस तरह से बीजेपी में नजर आता है, तो बीजेपी कॉन्फिडेंस के साथ वहां जीत हार की बात नहीं होती है, वहां अलग मुद्दों पर बात होती है, क्योंकि ये सबको पता है कि जीत किसकी होनी है। अमेठी और रायबरेली में ऐसी चीजें या इस तरह का कॉन्फिडेंस कांग्रेस में नजर क्यों नहीं आता है? लोग में नजर आ रहा है, तभी हम न्याय पत्र की बात कर रहे हैं और अपने मैनिफेस्टो पर चर्चा कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, और 38 साल के रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, इनकी नाकामी, अग्निवीर योजना पे बात कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? प्रभु श्री राम को ला रहे हैं, अभी हनुमान जी को ला रहे हैं। हनुमान जी तो कर्नाटक में ऐसा गदा घुमाए कि उल्टे पांव मोदी जी लौट के आए। उनका नॉमिनेशन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी काशी में गंगा स्नान के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ।
बोले कि धर्म के आधार पे अब वोट हम नहीं मांगेंगे। इतना दिन तक पूरे हर देश में घूम घूम के धर्म के आधार पर वोट मांग रहे थे, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा जो कांग्रेस के डस्टबिन के नेता थे निकाले हुए, जो चीफ मिनिस्टर आसाम के आज दिल्ली में बोल रहे थे कि के राणा साहब बोल रहे थे वो कि अभी तो हम 300 सीट लाए थे तो हम राम मंदिर बनवा दिए, अब 400 सीट दे दो तो हम कृष्ण मंदिर बनवा देंगे मथुरा में, और काशी में काशी विश्वनाथ का ज्ञान वापी को उड़वा कर वहां पर भव्य मंदिर बनवा देंगे। 400 पार आने के इनके ही नेता हेंगड़े जो 7 बार से सांसद कर्नाटका के बोले थे कि 400 पार आ जाएगा तो संविधान बदल देंगे। ये मुद्दे की बात प्रधानमंत्री जी के मुंह से पूरे चुनाव में अमित शाह जी जेपी नड्डा के मुंह से नहीं सुने होंगे। कभी मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देंगे, कभी जमीन छीन कर बच्चा पैदा करने वाले मुसलमानों को दे देंगे, तब इंडिया पाकिस्तान गोधरा और क्या क्या कुल कांड आ गया, लेकिन मुद्दे की बात से बाहर हो गए प्रधानमंत्री जी। लगातार उनका डर भय, कल बनारस में प्रदर्शन जो दिखा रहे थे इंडिया छटपुटियों नेता का, जो बोल रहे थे ना अपना दल जो राजभर जो गाली देते थे कल तक का, वो छुटपुटियों नेता के साथ कल प्रदर्शन दिखा रहे थे काशी में। तो अपना नहीं देख रहे हैं कि चल्ली बाबा 40 चोर का टीम खड़ा करके प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और हमारे अवधेश भाई बता रहे थे कि छुटपुटिया, अरे छुटपुटिया नेता को तो आप पकड़ रहे हो, आपका डर बता रहा है। आप मुद्दा से बाहर हो गए हो, समाज से बाहर हो गए। 2 करोड़ नौकरी भाइयों बहनों, 15 लाख खाते में, 205 लाख करोड़। स्वामीनाथ जी लौटूंगा आपके पास। अविनाश जी, अगर रायबरेली और अमेठी सीट का विश्लेषण करने की बात की जाए तो किस तरह का समीकरण समझ में आता है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर अमेठी कांग्रेस के लिए एक काफी लंबे से सेफ सीट मानी जाती थी। अमेठी की सीट जो कांग्रेस पर इस बार क्योंकि कांग्रेस को भी ऐसा कहीं महसूस हुआ है कि जो पिछले सालों में जो एक माहौल और एक वहां की जो एक विश्वास रहता हुआ है, तो अपने खुद को अपने, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो सोनिया की चुनाव लड़ी आई हो, चाहे प्रियंका गांधी को भी वहां से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के जो गांधी नेहरू परिवार उन्हीं के लिए वो रहता है, पहली बात। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि शायद कांग्रेस को लगा होगा या कांग्रेस का मन को लगा होगा कि इस बार शायद से अगर ये चुनाव है तो की जीत तो बिल्कुल भी सुनिश्चित थी, तो शायद हो सकता है कैंडिडेट पे इन्होंने जो दाव खेला है वो शायद इसी की वजह है, क्योंकि कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है। आवाज नहीं आ रहा। ठीक है जी। अब अवधेश जी देखिए, नजर बीएसपी का उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है, नजर चाहे बसपा सपा और कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की हो, नजर दलित वोट पर है। कितने दलित वोट में सेंध मारी जा सकती है अवधेश जी? भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया, और इसीलिए चाहे वो गरीब कल्याण योजनाएं हो और चाहे केंद्र और प्रदेश सरकार में प्रतिनिधित्व हो। आज देखिए हमारे केंद्र सरकार में कितने पिछड़ी जात के, अनुसूचित जात के मंत्री हैं, प्रदेश सरकार में किस प्रकार से पिछड़ी जात का और अनुसूचित जात का प्रतिनिधित्व है। और जब योजनाओं की लाभ देने की बात है, तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी जात के हो, सबको उनकी अर्हता के आधार पर उनको लाभ मिल रहा है। पूरा देश जानता है कि रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, तब कौन लोग थे जब उनका विरोध कर रहे थे? द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया, कौन लोग हैं जिन्होंने उनका विरोध किया? समूची जो कांग्रेस और। लेकिन अवधेश जी 5 सीटें ऐसी हैं अवध क्षेत्र की जिन पर जो अंतर था 2019 का वो 1 लाख से नीचे का था, तो अगर थोड़ा सा भी समीकरण इधर उधर हुआ तो स्थिति डगमगा सकती है। पिछली बार समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, इस बार कांग्रेस और समाजवादी का है। इस बार देखेंगे तो दोनों का गठबंधन नहीं है और कांग्रेस 0 है, और किसी के साथ भी 0 मिला दीजिए तो नतीजा 0 ही रहता है। 2 0 साथ में लड़ रहे हैं। आप देखिए आज उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का है,
चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हों, डॉक्टर संजय निषाद जी हों, ओम प्रकाश राजभर जी हों, जयंत चौधरी जी भी हों। पिछली बार जयंत चौधरी जी भी इनके साथ थे। ये तो पिछड़ों की बात करके पिछड़ों का वोट समाजवादी पार्टी के लोग लेते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो अपने परिवार के केवल 5 लोग इनको याद आते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई इनको यादव कार्यकर्ता भी नजर नहीं आता और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गठबंधन के साथी भी नजर नहीं आते। आज ये गाली दे रहे हैं लोगों को, इनके प्रवक्ता कह रहे हैं छुट भैया। अरे अनुप्रिया पटेल जी का जनाधार है लोक दल में, जयंत चौधरी जी का जनाधार है, डॉक्टर संजय निषाद और ओम प्रकाश जी का जनाधार है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप ऐसे लोगों को गाली देने का काम मत करिए। इसी चुनाव के अंदर कुर्मी समाज से आने वाले नेता नरेश उत्तम पटेल को समाजवादी पार्टी ने हटा दिया, प्रदेश अध्यक्ष से उनको हटा दिया। वो तो नफरत करते हैं दूसरी जातियों से, पिछड़ी जातियों से। ये केवल अपने परिवार तक सोचते हैं, केवल सैफई गैंग तक इनकी सोच है। और क्या किया है उत्तर प्रदेश में सैफई गैंग ने, ये किसी से छुपा नहीं है। जब भर्तियां निकलती थी तो किस प्रकार से अराजकता होती थी, घूस लिए जाते थे चौराहे पर। आज भर्तियों के नाम पर प्रभावशाली जो प्रतिभाशाली नौजवान है उनको योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जा रहा है। आयोग की जब नौकरियां निकलती थी, क्यों एक ही जात के एक ही क्षेत्र के लोगों को एसडीएम बना दिया जाता था, वो किसी से बात चुपी नहीं है। तो अब ये लेकिन पेपर लीक का मामला तो आएगा ना सामने। 4 जून को बहाने ढूंढेंगे और 4 जून को इनका रोना धोना बिलाप शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का करिश्माई नेतृत्व है मोदी जी का, अवधेश जी सुन पा रहे हैं? लोग 4-4, 5-5 घंटे अवधेश जी एक झलक पाने के लिए खड़े थे। तो अवधेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? अवधेश जी आवाज मिल रही है मेरी? जी आ रही। पेपर लीक का मामला तो उठेगा। पहले क्या होता था, अब पेपर लीक पर कड़ा कानून बना है। पहले तो पेपर पहुंचा दिए जाते थे लोगों के घर में, तो अभी भी तो वैसे ही हुआ, अभी भी तो वैसे ही हुआ। आयोग में भ्रष्टाचार हुआ। अब तो कड़ा कानून बना है, ये सूजी लगी है, ये एसआईटी लगी है, एसटीएफ लगी है और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है और एक एक नौकरी मिल रही है योग्यता के आधार पर। नहीं तो मुख्यमंत्री का पूरा परिवार झोला लेकर के निकल पड़ता था जब भर्तियां निकलती थी, चौराहे पर नौकरियों की बोली लगती थी। नहीं, लेकिन पेपर लीक के मामले में, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बोर्ड तो मानने के लिए तैयार नहीं था कि पेपर लीक हुआ। ऐसे ही नीट के एग्जाम में बोर्ड तैयार ही नहीं था कि पेपर लीक हुआ। जैसे ही सूचनाएं सरकार के पास पहुंचती हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से चाहे अन्य माध्यमों से, सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करती है और सरकार नौजवानों के अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करना पड़ा। तो इसलिए अब वो समय नहीं है। हमारे उत्तराखंड की सरकार, मैं अभी की तो समय की बात कर रहा हूं अवधेश जी। पुलिस पेपर लीक में अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाकर सरकार मानी, वरना मान ही नहीं रहते कि पेपर लीक हुआ। नौजवानों की आवाज मानी गई इस सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नौजवान रोते रहते थे, सामूहिक दुराचार होते थे और कहा जाता था मुख्यमंत्री की तरफ से कि ठीक है। चलिए एक और सवाल अवधेश जी, एक और सवाल। रायबरेली को लेकर प्लान बीजेपी ने बनाया था कि समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे को अपने साथ लाने की कोशिश, राज्यसभा में उनका देखा भी गया था आपके समर्थन में वोट, दूसरी तरफ अदिति, लेकिन दोनों ही नाराज चल रहे हैं। वो किसी भी कीमत पर दिनेश प्रताप सिंह के लिए प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है, लगातार आपके नेता मना रहे हैं। तो क्या रणनीति फेल हो रही है? ऐसा नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, क्योंकि मनोज पांडे तो खुद उम्मीद में थे कि टिकट उनको मिलेगा, किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, और वो लोग संतुष्ट हैं। इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, संतुष्ट नहीं है, इसीलिए तो अमित शाह भी मनाने गए, को आगे लेकर के जीत की तरफ बढ़ रही है। अवधेश जी संतुष्ट नहीं है, इसीलिए अमित शाह भी मनाने के लिए पहुंचे मनोज पांडे को, और बीजेपी के तमाम नेता भी। हमारे केंद्र के नेता हो चाहे प्रदेश के नेता हो, लोगों से बातचीत करते रहते हैं। वो कोई नाराजगी के कारण ही नहीं होता, वो एक रणनीति भी होती है चुनाव की। और आप जब परिणाम आएगा तो देखेंगे। अदिति के ऊपर हमला हुआ था तो उसमें दिनेश प्रताप के भाई का नाम था, वो इसलिए नाराज है। ऐसी बहुत सी चीजें राजनीति में चलती रहती हैं। राजनीति का व्यापक क्षेत्र है, परंतु सब एकजुट होकर के, ठीक है स्वामीनाथ जी, ठीक है गठजोड़ है, देखना चाहते हैं। स्वामीनाथ जी, 2014 में जो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव होना है 5वें चरण में, उनमें से पहले आपके पास बीजेपी ने 12 सीटें जीती और उसके बाद 19 में आते आते वो एक और सीट उन्होंने बढ़ा ली, 13 सीट, आप एक ही सीट बचा पाए। अभी भी 5 सीटों पर अंतर 1 लाख से कम है। अगर समीकरण
ओबीसी और अति पिछड़ा का थोड़ा सा भी आपकी तरफ बैठ जाता है तो सीटें बदल सकती हैं, लेकिन रणनीति आपकी क्या? नाना साहब देखिए, अब समय बदल गया है। 10 साल तक झांसा में जिस तरह से युवा 770 किसानों का साथ, अजय कुमार टेनी जी का बेटा जो SIT रिपोर्ट, अजय कुमार टेनी, अरे चुप रहिए ना भाई, आप एक एक करके बात करेंगे। अवधेश जी एक एक करके बात करेंगे। अवधेश जी लौटूंगा मैं, अवधेश जी लौटूंगा मैं, लौटूंगा, एक एक करके बात करेंगे। हाँ स्वामीनाथ जी बात रखिए अपनी। जिस तरह से अजय कुमार टेनी का बेटा किसानों पर गाड़ी चलाया और अजय कुमार टेनी गृह राज्य मंत्री बने बैठे थे, भाजपा की नीति और नियत आप देखे होंगे। जिस तरह से जितने बलात्कारी इसी पार्टी में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं, चाहे IIT के नेता बनारस के IIT की छात्रा को IT सेल वाले गन पॉइंट पे रेप करते हैं, लखनऊ में सरेआम रेप होता है, बलिया में होता है, कानपुर में होता है, निरंतर जो घटनाएं हो रहा है। अरे चुप रहिए भाई, आप बीच में कार्रवाई होती है, आपको कौन पूछ रहा है? कार्रवाई काहे नहीं हुआ है? जिस तरह से आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो, चुप रहो। बीच में बोला, आपके बीच में बोला पेपर लीक कराते हैं, ठेकेदारी प्रथा इनका चलता है, पेपर लीक, और उन्हीं को नौकरी देते हैं जो लीक कराता है। अरे भाई राणा साहब ऐसे लोग को क्यों बैठाते हैं? मैं बोलूं कि बंद करके बात करेंगे। अवधेश जी समय कम है, बीच में बोला क्या? सुनने का साहस रखो, जान रहे हैं कि आप जाने वाले। स्वामीनाथ जी बात कंप्लीट करिए। इनका नाकामी था। अग्निवीर उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा युवा आते थे जो प्रैक्टिस करते थे, छोड़ दिए बेचारे। शहादत सियाचिन के बॉर्डर पर 25 डिग्री माइनस पर वो जाके थोड़ी ना अग्निवीर वाले काम करेंगे, चाइना के बॉर्डर पर। तो ये नाकामियों का भंडार बढ़ते जा रहा है। फिर अरे भाई ठीक है स्वामीनाथ जी, एक और सवाल फिर मैं जाऊंगा। अरे हम तो बोलने ही नहीं दे रहे। नहीं अविनाश जी के पास जाऊंगा। देखिए एक सवाल और स्वामीनाथ जी सुन लीजिए। स्वामीनाथ जी, अजय राय को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया, जबकि 2014-2019 में वो तीसरे स्थान पर थे। देखिए अजय राय जीतने जा रहे हैं और साइलेंट वोट पड़ेगा। मोदी हारेंगे, पहला रिकॉर्ड होगा। काशी अब गंगा मां उनको नकार रही है। पिछले 2 चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। सुनिए, अभी पहले स्थान पे आएंगे अजय राय। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं और उस दिन आपके चैनल पर बैठकर भी बोलूंगा। अजय राय जीतने वाले हैं। साइलेंट वोट काशी में पड़ रहा है। 12% टैक्स लगाने वाले गंगा जल पर, ये लोग 12% टैक्स लगाए थे। वो हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते तो गंगा जल पर टैक्स लगाने वाली सरकार, कफन पर टैक्स लगाने। कोरोना काल में वो मौत नहीं भूले हैं बनारस के लोग, जो लाशें दबे थे गंगा के तट पर। जिस तरह से मौत का सौदागर बनकर, जिस तरह से मौत का मंजर, न ऑक्सीजन था, न वेंटिलेटर था, ताली बजवाए, ठीक है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन अब 8 राज्यों की 49 सीटों पर 5वें चरण में चुनाव होना है और जिनमें से रायबरेली और अमेठी हॉट सीट है और साथ ही वाराणसी पर भी सभी की नजर है। लेकिन अब देखना यह होगा कि एक तरफ दावा यह किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि अमेठी और रायबरेली पर भी जीत वही दर्ज करेगी, लेकिन कितनी जीत दर्ज कर पाती है यह देखना होगा, क्योंकि एक तरफ रायबरेली परंपरागत सीट है तो बचाने की चुनौती राहुल गांधी के सामने है और अमेठी को तो वो खो ही चुके हैं, तो फिर से वापस अपने गढ़ को कैसे पाते हैं यह भी देखना होगा। लगातार खबरों के लिए एएमपी नेटवर्क देखते रहिए। नमस्कार।